वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आज जिस भारत में हम रहते हैं वो कैसे बना था। लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स रियासतों को मिलाकर यह अखंड भारत बनाया गया है दोस्तों। और ये बात तब की है जब भारत को प्रिंसली स्टेट से एक अखंड भारत बनाना था। और उस समय 1947 के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग और संस्थाएं भारत की एक गौरवशाली विरासत हैं। हम सभी में एक खून है, एक भावनाओं से बंधे हैं और कोई भी हमें हिस्सों में अलग नहीं कर सकता है, बांट नहीं सकता है। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम सभी को अजनबियों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह बैठकर एक साथ कानून बनाएं और भारत के हित और एकता के लिए। और मैं अपने सभी रजवाड़े दोस्तों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। और हम भारत के बेहद ज़रूरी मुकाम पर खड़े हैं। एक साथ और एकजुट होकर हम भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जबकि अलग अलग होना हम सबको एक अलग ही मुसीबत की ओर ले जाएगा। और मुझे उम्मीद है हम सभी भारतीय राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे और असहयोग का दूसरा विकल्प है ही नहीं। अगर कोई भी असहयोग करता है तो उसके सिवाय अराजकता ही फैलेगी, यानी कि हम बिखराव की तरफ ही जाएंगे। यदि ये हम सब काम करने में नाकाम रहे, एकजुट ना हुए, तो ये बिखराव होगा और ये सभी छोटे बड़े राज्यों को बर्बाद कर देगा। ये हमारे आयरन मैन कहे जाने वाले पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द थे जो उन्होंने सभी से कहे थे। उनकी स्पीच के कई हिस्से वीपी मेनन जी ने लिखे थे जो उनके सेक्रेटरी थे। और उन्होंने इसमें कई हिस्से जो है अब्राहम लिंकन से लिए थे, जो कि जब वह उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्हें भी यह डर था कि कहीं वह जो है अलग अलग हिस्सों में बट ना जाए स्लेवरी के तौर पर। तो भारत की आज़ादी के समय छोटे बड़े सभी को मिलाकर 565 रियासतें थीं। सोचिए, 565 रियासतें अलग अलग थीं और जिन्हें यूनाइट किए बिना आज कि इंडिया के हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आज का इंडिया इन्हें यूनाइट किए बिना बन सकता था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भारत को यूनाइट नहीं किया जाता तो आज दिल्ली से जयपुर जाने के लिए भी हम लोगों को वीज़ा लेना पड़ता दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भारत के आयरन मैन ने कैसे 565 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया और कश्मीर और हैदराबाद जैसे और भी कुछ राज्य थे जिन्होंने भारत का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। तो आखिर क्या कूटनीतियाँ अपनाई, क्या तरीके अपनाए सरदार जी ने, आज हम इसी में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि किन हालातों में ब्रिटिशर्स जो थे हमारे भारत को छोड़कर गए थे। 1947 में भारत की आज़ादी का समय था और कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 ही वो डेट थी जब लॉर्ड माउंटबेटन की रिटर्न टिकट का समय था। तो ब्रिटिशर्स ने भारत ही नहीं बल्कि 565 रियासतों पर भी राज किया था। अब जब उन्होंने अलग अलग रियासतों पर राज किया तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब हम यहाँ से छोड़कर भारत को जाएंगे उस समय पर वह जैसे हालात में जब थी उसी हालात में वापस आ जाएंगी। मतलब कि जैसे वो पहले अपनी रियासत राजा के द्वारा चलाई जाती थी उसी तरह से चलाई जाएगी जब वहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। और 15 अगस्त को उन्हें, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो में कब्जाई गई रियासतें थी, चाहे वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद की हो। अब जाने के बाद जो है ब्रिटिशर्स की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, लेकिन ये पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बहुत भयानक रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि सभी जो है अपनी अपनी रियासत को कब्जाएंगे, सभी जो है अपना अपना जो है रूल चलाएंगे। तो इस तरह से तो एक अखंड भारत नहीं बन सकता था और इसी वजह से सभी लीडर्स जो थे चिंतित थे। वीपी मेनन जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर 200 साल तक शोषण किया, राज किया और ऐसी बिखरी हुई हालत में अगर उसे बिना कंपनसेशन के छोड़ जाते हैं इतनी ख़राब हालत में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं,
उन्होंने इस चीज़ को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा कि भारत एक नई शुरुआत करेगा जिसमें पहले से लिखी हुई कोई भी ट्रीटी साइन नहीं होगी, मतलब कि कोई भी ट्रीटी नहीं होगी, कोई किसी से कोई समझौता नहीं होगा, भारत अपनी एक अलग शुरुआत करेगा, सरदार जी ने ये कहा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इस बात को जानते थे कि ये बहुत अनसर्टेन टाइम है और इस वक्त क्विक डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। और ये भारत के जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वह भी इस बात को जानते थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी कैबिनेट को बुलाया और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर पूरा भरोसा किया और उनकी पूरी कैबिनेट और उन्होंने अब एक मीटिंग की गई जिसमें एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया और उसका हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। इसके बाद वो स्पीच दी गई जो मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बताई थी। अब कई राजाओं से वह मिले। उसके बाद 10 जुलाई 1947 को सरदार जी पटियाला और ग्वालियर के राजाओं से मिले और उनके भारत में मिलकर साथ बढ़ने के आगे कहा, मतलब कि उनसे कहा कि आपको भारत के साथ मिलना है और आगे चलना है, जो राज्य है वो भारत के अंडर होगा। और इसमें बड़ौदा के महाराज और बीकानेर के महाराज भी शामिल थे। उसके बाद वह 24 जुलाई को नागानगर, मैसूर, बाकी कई राजाओं से मिले और उनसे भी यही बात कही। सरदार और वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन एक बनाया था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन करके तैयार किया, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा और उनसे साइन कराए जाएंगे। अब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है वो भारत का एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसी पर सबके साइन हुए और भारत की नींव रखी गई थी, अखंड भारत की। आखिर क्या था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, ये जानते हैं। सरदार पटेल जी ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 चीज़ों के लिए तैयार किया था, मतलब कि जो ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बनाया था इसमें 3 चीज़ें थी, एक तो डिफेंस, एक एक्सटर्नल अफेयर और एक कम्युनिकेशन। डिफेंस के अंडर ये रखा गया था कि यदि किसी भी प्रिंसली स्टेट पर हमला किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको इंडियन आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी और उसकी हेल्प की जाएगी। एक्सटर्नल अफेयर क्या था? एक्सटर्नल अफेयर में किसी दूसरे से कोई भी ट्रीटी साइन होगी या किसी दूसरे देश में जाकर या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या इंडियन सिटीजनशिप की बात होगी, तो वहाँ पर जो है भारत उस चीज़ में सबसे आगे रहेगा उस स्टेट के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राफ हो गया, पोस्ट हो गई, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें थी, सभी को जो था बहुत ज़रूरी था पूरे भारत में संचार करना या भारत की नसें बनाना। तो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है अपने इंटरनल कम्युनिकेशन बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसमें लिखी गई थी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ रेलवेज़, एयर कंट्रोल, शिप कंट्रोल और ये सभी चीज़ों का खर्चा और ये सभी चीज़ें जो है भारत ने अपने हैंडओवर में ले ली थी, जो है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्टेट को बहुत महंगा पड़ता। अब सरदार पटेल जानते थे कि वह अकेले अगर इन सबसे बात करेंगे तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद समेत कुछ और भी स्टेट्स थे जिन्होंने पहले ही अलग होने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने जून 1947 में ही अखबारों में छपवा दिया था कि हैदराबाद एक अलग देश रहेगा। ऐसे में सरदार और मेनन ने माउंटबेटन की मदद ली। सरदार और मेनन ने माउंटबेटन को राज़ी किया कि वह प्रिंसली स्टेट्स को भारत से मिलने के फ़ायदे बताएं, जिससे कि वह खुद ब खुद उनसे मिले। और माउंटबेटन की एक अच्छी छवि थी जिसकी वजह से वह सभी मान भी जाते हैं आसानी से। और भारत को इस कंडीशन में छोड़कर, उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को ऐसे कंडीशन में छोड़कर जाएंगे तो इतिहास आपको एक दोषी मानेगा। तो 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी को, जितने भी स्टेट्स थे, कि सभी को आने वाले समय में अपने खर्चे और अपने स्टेट को वह अपने दम पर नहीं चला पाएंगे। इसके लिए उन्हें भारत के अखंड भारत में मिल जाना चाहिए और सरकार की मदद लेनी चाहिए। इतना सब करने के बाद भी कुछ रियासतें ऐसी थीं जो उस पर साइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट्स थे जो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे उस समय पर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जूनागढ़ के बारे में। गुजरात का एक बहुत ही बड़ा एरिया था जूनागढ़, जिसमें 80% जो थे हिंदू रहा करते थे। और वहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन
उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और उनका मंजूर नहीं था कि हम वो है पाकिस्तान जाए, पर नवाब का कहना था कि वह पाकिस्तान में ही मिलना चाहते हैं। अब जो उनके दीवान थे शाह नवाज़ भुट्टो, उन्होंने उनको इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि आपको पाकिस्तान से मिलना चाहिए। अब जिन्ना की यह चाल ऑलरेडी यही थी कि उस अपने साथ मिला लिया जाए, जिससे वह कश्मीर पर भी अपनी हुकूमत जमा सके। अब जब एक हिंदू, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक हिंदू राजा जो है मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम जनता ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू राजा रूल नहीं कर सकता, और जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वहाँ पर एक मुस्लिम राज्य जो है रूल नहीं कर सकता है। तो कश्मीर में जो है मुस्लिम ज़्यादा रहते थे और एक राजा जो था वो हिंदू था। तो वह चाहते थे, जो जिन्ना था वो यह, उनका कहना ये था कि यहाँ पर हमारा रूल आ जाए किसी तरह से। अब सरदार पटेल जी और मेनन इस बात को जानते थे, ऑलरेडी समझ चुके थे कि वह क्या चाहते हैं। इसलिए सरदार पटेल जी ने कहने पर मेनन ने इसके 2 छोटे राज्य यानी मंगरोल और बाबरियावाड़ को भारत में मिलाने के लिए मना लिया। अब जैसे ही जूनागढ़ के नवाब को यह बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों राज्यों पर हमला कर दिया। अब जैसे ही हमला किया तो वहाँ से क्या किया, सरदार पटेल जी ने अपनी इंडियन मिलिट्री को भेजा और उसकी जो कंप्लीट इकोनॉमी को ब्लॉकेट कर दिया। अब इसी के साथ जूनागढ़ ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, और कुछ समय बाद वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कराची भाग गया, और इस तरह से जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया। ऐसे ही 20 फरवरी 1948 को फिर एक वोटिंग कराई गई, जिसमें 99.2% लोग जो है भारत में रहने के लिए उन्होंने वोट किया था। अब जिन्ना ने इसको इंटरनेशनल फोरम्स का मुद्दा बनाया, पर वहाँ पर भारत ने सक्सेसफुली काउंटर करते हुए कहा कि जूनागढ़ की सरकार बुरी तरह से फेल हो गई, जिस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इसी तरह से जोधपुर की तरफ चलते हैं दोस्तों। जोधपुर उस समय पर तीसरी सबसे बड़ी स्टेट थी। वहाँ के राजा हमावत सिंह राठौड़ वह भारत का हिस्सा तो बनना चाहते थे, पर वह इस बात से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे कि पाकिस्तान एक नई कंट्री बन रहा है और वहाँ पर उनको जो है अपने बिज़नेस के लिए ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं। और उन्होंने जिन्ना से ये भी मना लिया था कि उन्हें टैक्स फ्री बिज़नेस करने को दिया जाए। अब जैसे ही ये बात हमारे सरदार पटेल जी को पता चली, उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को कहा कि आप जाकर बात करिए और वो सारी फैसिलिटीज़ हम भी प्रोवाइड कर देंगे, और उसी के साथ कच्छ को भी उसका एक हिस्सा बना दिया। और इसी के साथ साथ जो है इसी तरह से जोधपुर को भी भारत में मिला लिया गया। अब अगर दोस्तों जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनता तो सीधे सीधे तौर पर जैसलमेर और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बनते, जिससे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी दोस्तों। और अब चलते हैं हम भोपाल की ओर दोस्तों। भोपाल वो आखिरी प्रिंसली स्टेट था दोस्तों जिसने एक्सेशन पर साइन किए थे 30 अप्रैल 1949 को। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान 1926 में गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि भोपाल को इंडिपेंडेंट देश बनाए रखें, और उन्होंने जो है लेकिन कई बार उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई और लोगों ने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। अब भोपाल को भारत का हिस्सा तो बना लिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए नवाब के हिस्से में छोड़ दिया गया, पर वहाँ की जनता ऑलरेडी नवाब से बहुत गुस्साई हुई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए सरदार को उन्होंने फ़ोन किया और भारत का हिस्सा बनना ही सही समझा, और भारत का हिस्सा बन गए। उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण में त्रावणकोर की ओर दोस्तों। त्रावणकोर भी भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वहाँ के राजा सर सीवी रामास्वामी अय्यर ने 1946 में ही 1946 में ही बोल दिया था कि वे भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, पर वहाँ की जनता उनसे खुश नहीं थी और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की पूरी संभावना थी। इसलिए उन्होंने खुद ही भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया और त्रावणकोर भी भारत का हिस्सा बन गया। अब चलते हैं हम हैदराबाद की ओर दोस्तों। हैदराबाद भारत से मिलना सबसे चर्चित रहा दोस्तों हैदराबाद का। वहाँ के निज़ाम जो थे उनका यह फैसला था कि ना तो वह भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। वह एक अलग स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। और लेकिन यहाँ ये था कि, और सबसे बड़ी बात, हैदराबाद की उस समय की एक अपनी आर्मी भी हुआ करती थी दोस्तों। उस आर्मी
ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उल्टी सीधी भी की गई थी वहाँ पर, लेकिन हैदराबाद एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। अब वहाँ पर कई बार निज़ाम के ख़िलाफ़ आंदोलन हुए, बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगीं, और इसी का देखते हुए जब वहाँ चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडियन आर्म फोर्स को भेजकर हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बना लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद में उस समय पर 17 पोलो फील्ड्स थीं जो उस समय के हिसाब से किसी और स्टेट्स में नहीं थी, और ये सबसे ज़्यादा थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। अब हम चलते हैं दोस्तों उत्तर भारत की ओर। जो आखिरी स्टेट बचा था वो था जम्मू कश्मीर। दोस्तों कश्मीर भारत का इतिहास का, कश्मीर को हिस्सा बनाना ही भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वहाँ के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को अलग देश बनाने का फ़ैसला किया था, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए उस पर हमला कर दिया। अब जैसे ही वहाँ पर हमला हुआ तो राजा हरि सिंह ने तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगी आर्मी की। उन्होंने कहा ठीक है मैं आर्मी भेज दूंगा, लेकिन आपको भारत का हिस्सा बनना होगा। इसी तरह से उन्होंने भारत का हिस्सा बने और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, और इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ दिया। अब 1947 से आज़ादी से लेकर संविधान बनने तक पटेल जी जो थे बहुत सारे राजाओं से मिले। उदाहरण के लिए आपको बताएं तो उड़ीसा जैसे स्टेट जो है, उड़ीसा के में उस समय पर छोटे बड़े सभी राज्यों को मिलाकर 40 स्टेट्स थे दोस्तों, जिनको आपस में मिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। पटेल जी ने सभी छोटे बड़े राज्यों को उनके पड़ोस के राज्यों में मिला दिया ताकि किसी को भी अलग महसूस ना हो, और वे सभी पहले से एक दूसरे को जानते भी थे। अब मेनन ने अपनी किताब में लिखते हुए कहा कि सरदार जी जो थे पटेल साहब अपने सभी सलाहकारों की बात सुनते थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे, और सभी को ध्यान से सुनकर कंक्लूजन निकालते थे। तभी 565 रियासतों को मिलाने जैसा नामुमकिन काम उन्होंने कर दिखाया दोस्तों। वरना आज अगर हम भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे NH-44 पर जाना होता तो ना जाने हमें कितने सारे वीज़ा लेने पड़ते दोस्तों। ज़रा आप सोच कर देखिए, 565 रियासतों को एक अखंड भारत बनाना, शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, जिसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय